जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। और आपके साथ हूँ मैं विवेक पांचाल। अब हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स की जैसा कि आप सभी को पता है रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, आप सब रेगुलर जुड़े रहिए हमसे। आपको जो भी लगभग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप एग्जाम देंगे, किसी का भी आप देंगे जो करंट अफेयर्स का यहाँ ना डिस्कस किया जाए क्लास में। और इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है ये क्लास। आज 10 दिसंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास का। ओवरव्यू में मतलब क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, क्या क्या हम जानेंगे। तो देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको, एक मिनट। तो ठीक है, देखो देखते हैं है क्या यहाँ पे चीज़ें। थोड़ी सी बंद करना पड़ता है ये, नहीं तो नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। देखो होगा क्या है, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, करंट अफेयर्स एमसीक्यू का मतलब है कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन बनाए हैं जिन्हें वन लाइनर की तरह देखेंगे, सीधा आप देखेंगे आगे चल के, और इनको हम स्टैटिक से भी आपका कनेक्ट करके चलेंगे कि इनसे स्टैटिक के क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद रोजाना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी आपके सामने, या कोई आपका एक देश ले लेंगे, कोई स्टेट ले लिया करेंगे, या कोई योजना ले लिया करेंगे। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हुए चला करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो न्यूज़ डिस्कशन लिख दिया था मैंने, लेकिन न्यूज़ डिस्कशन अभी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ का डिस्कशन किया करेंगे साथ ही इस क्लास में, जिससे कि आपको आज की न्यूज़ जो है वो मिल जाए, जो भी आपके एग्जाम में जहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन को क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप सभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन होता है ना, उसे जरूर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होगी जब भी क्लास आएगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो देखो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, और आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर देंगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा देखो सागर माथा। पहले देखो इस वर्ड को समझो, सागर माथा। देखो ऐसे करके ये भारत है, मान लो यहाँ पे नेपाल, ये है सागर, हिंद महासागर, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। तो अब जो माउंट एवरेस्ट है ये यहाँ पर, तो ये सागर के ये माथे पर है ना, बिल्कुल सर के ऊपर, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा। इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा। ठीक है, अच्छा अब देखो माउंट कोमोलिंग, माउंट कोमोलिंग, इसे जो है माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। वो जाना जाता है आपके किस जगह, चीन में। तो आपसे ये भी आंसर पूछा जा सकता है कि चीन में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कंचनजंगा और माउंट केटू। तो माउंट केटू है सेकंड और कंचनजंगा है, एक मिनट, ये हो गई आपकी सेकंड और ये हो गई थर्ड हाईएस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है मान लिया, लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट की बात करें, सेकंड नंबर पे कौन है, तो वो है आपकी माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कंचनजंगा है ये है तीसरी, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8582 और ये 8611। तो कंफ्यूजन नहीं होना कौन सी थर्ड है कौन सी सेकंड। अब माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, 8848.86। देखो पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, 0.86 के बहुत छोटी सी है, क्या फर्क पड़ता है, 0.86 मीटर 8000 में कितने मायने रखते हैं, मायने रखते हैं क्योंकि अभी हाल ही में चीन और नेपाल ने ये कहा है कि ये जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की ये बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 0.86 मीटर। तो हमें ये भी जानना है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, तो अब कितनी होगी, 0.86 बढ़ के 8848.86 मीटर। अच्छा कुछ चीजें और बताओ,
कि जो ये है माउंट एवरेस्ट, इसका नाम माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर पड़ा? माउंट मतलब होता है चोटी, एवरेस्ट किसके नाम पे पड़ा? तो एक थे भोल वेत्ता अंग्रेज, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका नाम, इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले चढ़ने वाले कौन कौन है? तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। सही है। 1954 में जब भारत ने सर्वे किया था, 1954 में, तो जब इसकी ऊंचाई बताई थी 8,848 मीटर। देखो वो मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, वो आप देख लेंगे जाके। अच्छा देखो नेपाल आया, तो नेपाल की कुछ चीज़ें हम जान के चलेंगे। नेपाल, तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वो है विद्या देवी भंडारी। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ लिखते चलिए। और पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको टेलीग्राम का जो जहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ही मिल जाएगा। ठीक है ना। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वहाँ विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी कौन है? यहाँ की प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री आप सभी जानते होंगे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। राजधानी क्या है? काठमांडू। और मुद्रा क्या है यहाँ की? नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाली रुपया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? सागर माथा। चलो आगे बढ़ते हैं। और काठमांडू में क्या है? नेपाल की राजधानी में सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क का हेडक्वार्टर, मुख्यालय सार्क का। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है भैया, कौन बना है भैया? तो बताइए, भारत ने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा आपका चाइना। चाइना क्या है? दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो चांद पर जिसने अपना झंडा फहराया है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। चांग E5 नाम का इनका एक अंतरिक्ष यान था जिससे इन्होंने अपना झंडा ऊपर भेजा। कोई मानव नहीं गया, ये ध्यान रखेंगे आप, मानव रहित मिशन था ये। सही है। अच्छा, पहला कौन था? पहला था भैया अमेरिका। पहला कौन है? अमेरिका, 1969। चलो मैं याद, एक मिनट। ठीक है, 1969। सही है ना। 1969 में क्या होता कि अपोलो मिशन लॉन्च किया था अमेरिका ने, अपोलो, जिसमें अंतरिक्ष में यानी चंद्रमा पर मानव भेजे गए थे। और सबसे पहले जो कदम रखने वाले व्यक्ति थे चंद्रमा पर वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। चलिए अब चीन आया, तो चीन की कुछ बातें बता दें। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रिनमिनबी। रिनमिनबी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, रिनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। यहाँ पे प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पे प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता चीन में, ध्यान रखेंगे आप लोग। और हमारी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है चीन से, चल रही है ना कॉन्फ्लिक्ट, मतलब तो वो कौन सी झील थी उसका नाम भी याद रखेंगे आप, तो पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो झील लद्दाख में। चलो आगे बढ़ते हैं। WHO फाउंडेशन के पहले CEO नियुक्त किए गए हैं। तो WHO की एक फाउंडेशन है, उसमें नए CEO बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? देखो WHO ने ना अपना एक अलग से एक फाउंडेशन बनाई है अपनी। सही है, जो इनके जो वित्त के लिए बनाई गई है। तो उसमें जो CEO नियुक्त किए गए, पहले ही CEO हैं, ये फर्स्ट हैं। कौन है और कौन बने हैं? ये हैं हमारे अनिल सोनी जी। पहले CEO कौन बने हैं ये पूछ लिया जाए, पहले भारतीय CEO कौन बने हैं यहाँ पे? अनिल सोनी जी। WHO फाउंडेशन के, WHO के हेड नहीं है। WHO के हेड की बात करेंगे तो टेड्रोस अदनोन गैब्रियस। टेड्रोस अदनोन गैब्रियस। ठीक है ना। कमला हैरिस के बारे में आप जानते हैं, पहली उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की, या पहली महिला राष्ट्रपति कहीं अमेरिका में, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति जो महिला होंगी। और हर्षवर्धन जी कौन है? हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री। भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित क्षेत्र को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र ने ये चार आपके सामने, इनमें से किसे पूर्ण रूप से जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो PGS योजना के अंतर्गत। ठीक है, PGS यानी भागीदारी गारंटी योजना के अंतर्गत लक्षद्वीप जो है आपका, लक्षद्वीप, इसे पूर्ण रूप से जैविक खेती के लिए
क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो भारत का पहला ऐसा क्षेत्र जो हाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाएगी, लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है ये? अरब सागर में। आप याद रखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है। आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे अरब सागर। ठीक है, एक मिनट, इरेज। तो देखो ऐसे करके ये भारत है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, ये हिंद महासागर, ये है अरब सागर। तो यहाँ पे क्या है? ये लक्षद्वीप है। ठीक है ना, सही है। लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी बनाया अभी अभी, और जम्मू कश्मीर दोनों साथ साथ यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो लद्दाख में इस समय उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। अंडमान निकोबार में जो निकोबार है ना, ये अंडमान निकोबार में कहें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नारकोडम। कौन सा है? नारकोडम। वो कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका काम क्या होता है? काम जान लेते हैं पहले। ये काम क्या करता है? देखो भारत में जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, पब्लिक के जो स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? CDSCO की। ठीक है ना, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बेंगलोर में किसका मुख्यालय है? इसरो का। और DRDO की बात करेंगे तो DRDO का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सही है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, हो गया ये, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। कोरोना वायरस टीके के लिए हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन का क्या नाम है? तो देखो भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी है, जो कहाँ की कंपनी है? आपके हैदराबाद की। समझना अच्छे से। इसने कोरोना वायरस के लिए टीका बनाया है, यानी वैक्सीन बनाई है। अब उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उस वैक्सीन का नाम दिया गया है कोवैक्सीन। तो ठीक है, समझे आप? अगर आपसे पूछा जाए कि कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है, तो भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक किस जगह की कंपनी? हैदराबाद की। अब ये जो कोविशील्ड है, ये है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन का नाम है कोरोना वायरस के लिए, वो क्या है? कोविशील्ड। और ये BNT 162B2, ये है फाइजर। फाइजर कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने बनाया है BNT को। अब ये कौन सी है? ये है अमेरिका की कंपनी फाइजर जो, ठीक है ना। इन दोनों के तीसरे चरण का जो है प्रयोग चल रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी तक BNT का कोई भारत में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। बढ़िया, आगे। आत्मनिर्भर महिला योजना किस बैंक की पहल है? आत्मनिर्भर महिला योजना किस बैंक की पहल है? तो ये कौन से बैंक की है सर? ये है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा की। किस बैंक की है? बैंक ऑफ बड़ौदा की ये पहल है। ठीक है ना। अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अध्यक्ष है ना, ये हैं हसमुख अधिया, कुछ ऐसा ही है। हसमुख याद रखें, अधिया कुछ ऐसा करके पीछे इनके। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो बढ़ते हैं आगे। चक्रवात निवार का नाम किस देश द्वारा दिया गया? चक्रवात निवार। ठीक है, अब देखो ये चक्रवात निवार आया कहाँ है? तो ये ऐसे करके इंडिया, यहाँ है नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु इस जगह ये टकराया निवार। ठीक है, अब है कौन से महासागर में ये? तो हिंद महासागर का। कौन सा हिस्सा? उत्तरी हिस्से में आते हैं। ठीक है, भारत उत्तरी हिस्से उत्तर में पड़ता है हिंद महासागर के। तो देखो मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे निसर्ग, ठीक है, निवार हो गया आपका, और गति, ये तीन चक्रवात हैं। ये तीनों कहाँ हैं? हिंद महासागर के उत्तरी हिंद महासागर में ये आए थे। ठीक है, अब इनके नाम पूछा जाता है निवार किसने दिया? तो निवार दिया था हमारा ईरान ने दिया है। ठीक है, निवार नाम किसने दिया? ईरान ने। बांग्लादेश ने क्या नाम दिया था? निसर्ग। अब देखो ये आया था अरब सागर वाली साइड में, अरब सागर में, यानी गुजरात महाराष्ट्र वाला जो तट है उस पर। और गति दिया है भारत ने, गति नाम दिया है। गति जो चक्रवात है इसको नाम किसने रखा है? भारत ने। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ क्लास को।
अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल किस राज्य में है? तो देखो सौर ऊर्जा से चलने वाली पूर्ण रूप से एक कपड़ा मिल बनाई गई है, ठीक है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी, वो किस जगह स्थापित की गई है बताइए आप सब। तो ये स्थापित की गई है महाराष्ट्र में। एशिया की पहली है तो भारत की भी पहली हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है, ये है परभनी, परभनी जिले में। और इस मिल का अगर नाम पूछा जाए तो जय भवानी सहकारी महिला कपड़ा मिल, जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, ठीक है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, सही है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आगे आपके वन लाइनर में देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? अब 15 वर्ष। 15 साल से कम उम्र का कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल सकता। 2021 एशिया कप कहाँ होगा? श्रीलंका में खेला जाएगा 2021 का एशिया कप। और 2022 की बात करें तो ये होगा आपका पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान। 2024 ओलंपिक का आयोजन किस जगह होना है? ये होगा पेरिस में। लेकिन 2020 में किस जगह होना था? टोक्यो में, टोक्यो यानी जापान की राजधानी में। लेकिन 2020 में नहीं हो पाया ओलंपिक, और ये होगा अब 2021 टोक्यो में। लेकिन 2021 से पहले यानी 20 से पहले 2016 ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, सही है। अच्छा यहाँ तक आ गया। अच्छा चलो आगे देखो, आई मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? आईसीआई बैंक ने। ये ऐप वगैरह भी याद रखने। आई मोबाइल ऐप किसने? आईसीआई बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर। अब चलते हैं नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो देखो नीति आयोग के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा योजना आयोग। तो योजना आयोग को ही रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस कर दिया और नीति आयोग उसको बना दिया गया, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस जो संस्था थी उसको उसके स्थान पर बनाया गया। तो नीति आयोग बनाया गया है योजना आयोग के स्थान पर, यानी प्लानिंग कमीशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ नीति आयोग का? दिल्ली में। स्थापना कब हुई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किस जगह की गई थी? दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है यहाँ के, यानी अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग में? तो योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, वो यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है यहाँ का? तो राजीव कुमार। कौन है उपाध्यक्ष नीति आयोग में? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? ये है अमिताभ कांत। अब ये आता किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। आप समझिएगा कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग आती है पीएम के अंतर्गत, ठीक है। पीएम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग आती है। अब देखो, अब ये नीति आयोग काम क्या करता है? नीति आयोग काम करता है थिंक टैंक का, यानी सोचने का। यानी कि जो भी नीति निर्माण होगा भारत में, सरकार जो भी काम करती है वो सारी कहाँ से निकल के आती है? हमारे नीति आयोग से निकल के आते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, सीएम होते हैं सभी राज्यों के, है ना। और कुछ लोग अलग से नियुक्त भी किए जाते हैं इसमें। तो आज की क्लास हो गई ख़त्म। नीति आयोग हो गया, वन लाइनर हो गए और बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप सब और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।